नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर आपके द्वार। आज हम चर्चा करेंगे स्पाइनल कार्ड न्यूरो के संबंध में। आज अगर हम देखें तो बढ़ती उम्र के साथ तो समस्या ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कम उम्र पे भी इन बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। सर में दर्द, भारीपन, पीठ में दर्द, याददाश्त में कमी, इस तरह की बीमारियों से आज लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। शायद इसका प्रमुख कारण है असामयिक खान पान और हमारी प्रॉपर दिनचर्या का ना होना। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मनीष यादव जी। मनीष यादव जी के विषय में अगर हम बात करें तो आपने 2013 में बीएमएस किया था और वर्तमान में एमडी की तैयारी चल रही है। आपने प्रदेश सरकार की ओर से अनेकों पुरस्कार जीते हैं, विन किए हैं और बहुत जगह से सम्मानित हुए हैं। स्पाइनल के विषय में न्यूरो प्रॉब्लम को लेकर के आप की विशेषता बहुत महत्व रखती है। बहुत से डॉक्टर सामान्यतः जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष जी से कि क्या ऐसा कुछ भी है जिससे कि इस बीमारी से हम स्वयं भी राहत पा सकें और अपने आप को संयमित रख के भी क्या हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर मनीष जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपका पारदर्शी विकास समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम एक कार्यक्रम चलाते हैं डॉक्टर आपके द्वार। ये कार्यक्रम बेसिकली लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है। इसमें हम बहुत सारी लोग जानकारी के अभाव में बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टरों की संख्या तो निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही, बीमारियां भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे और आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि आखिर वो अपने आप को कैसे संयमित करें और ताकि इस प्रकार की बीमारियां, खासतौर से न्यूरोस्पाइन, जिसके विषय अगर देखा जाए तो इस बीमारियों से जैसे ही बढ़ती उम्र के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली जैसे आज प्रमुख रूप से जो आपसे एक प्रश्न था मेरा पहला था कि जो न्यूरो से जो स्लिप डिस्क, साइटिका, रीढ़ की हड्डी, खासतौर से बीमारियां होती हैं, इनके कारण क्या है, ये क्यों होती हैं और ये को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी। देखिए क्या है, डॉक्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार समाज में डॉक्टर बढ़ रहे हैं उसी तरीके से जनसंख्या भी बढ़ रही है और उसी तरीके से काम की मारामारी भी बढ़ रही है। जो माँ बाप हैं उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि आप पढ़ो। उनका प्रेशर है लगातार पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। बच्चा 8 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, पर उसको बैठ के पढ़ना तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसे बैठ के पढ़ना है। स्कूल में बच्चा जा रहा है, स्कूल के संस्थान ने हमें टेबल चेयर सब दी हुई है, लेकिन हम स्कूल में जाते हैं सुबह 7 बजे से और पता चला 2 बजे तक क्लास है, तो लगातार क्या है, लगभग बैठे रहते हैं। चाय पानी या लंच हुआ तो हम लोग खड़े हुए 5 मिनट का गपशप किया, उसके बाद भी बैठे रहते हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो पता चला कोचिंग भी जाना है, कोचिंग के बाद में फिर घर पे आकर के भी पढ़ाई करनी है, घर का होमवर्क करना है, फिर जो है कोचिंग का होमवर्क करना है। इन सब चीजों में एक स्टूडेंट की जो लाइफ है उसमें भी देखें तो तकरीबन वो बच्चा तकरीबन 10 से 12 घंटे लगातार बैठ रहा है।
हमारी रीढ़ की हड्डी 10 से 12 घंटे लगातार बैठने के लिए नहीं बनी। और ये लगातार इतनी ज्यादा पढ़ाई का जो जोर है, उसकी वजह से मानसिक तनाव होता है, और कंपटीशन के दौर में जो ये स्ट्रेस हो रहा है, इसकी वजह से माइग्रेन जैसी बीमारियां, याददाश्त की कमी, सिर का दर्द भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, वो अपनी पढ़ाई के लिए बढ़ रही है, और जो हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो पुलिस में हैं, ये सब लोग अपने काम के तनाव की वजह से इस भीड़ में बढ़ रहे हैं। इनके पास समय नहीं होता है कि वो सही ज्ञान ढूंढ पाए या उसको अप्लाई कर पाए, क्योंकि इनको काम से फुर्सत नहीं है, बच्चों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने लिए लोग समय नहीं निकाल रहे, इसलिए लोग बीमार हैं, अपने लिए लोग नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए बीमार है। जी। जहां बात आती है रीढ़ की हड्डी की बीमारी, तो मैंने बताया वर्कलोड है, ब्रेन की बीमारी जो बढ़ रही है, वहां पे भी स्ट्रेस या वर्कलोड है, तो इस तरीके से बीमारियां लगातार प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जी। अच्छा, जैसे ये एक ये प्रश्न है कि हड्डी खास तौर से जो अभी आपने कारण तो बताया इसका कि ये क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये जो गैप है आपका, हड्डियों के बीच में गैप आ गया, ये क्या है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। अक्सर लोग पूछते हैं कि या बताते हैं कि डॉक्टर साहब वो रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, घुटने में गैप आ गया है, और इस बीमारी से लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर मेरे ख्याल से हर ऐसा कोई भी दूसरा घर नहीं होगा जिस घर में ये ना बोलते हैं कि घुटने में गैप आ गया, या ये ना बोलते हो रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया। तो समझिए, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दो मनके होते हैं, उन दो मनकों के पीछे एक स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, जो दिमाग से लेकर के लेकिन पूंछ तक की एक बड़ी नस जाती है। उस नस पे कोई दबाव नहीं पड़ता है। जैसे एक शिशु जब माँ के गर्भ से निकलता है, उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी हुई होती है, और झिल्ली में उसका जीवन रूपी पानी भरा होता है, जिसमें वो सांस भी लेता है, जीवन भी बढ़ाता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी जो है चारों तरफ एक झिल्ली से घिरी रहती है। उसकी चारों तरफ से हड्डी से सुरक्षा होती है, हड्डी के बाद गद्दी से सुरक्षा होती है, उसके बाद जो है झिल्ली चढ़ी होती है, उस झिल्ली के अंदर पानी भरा होता है, उस पानी से वो नसों की सुरक्षा की जाती है। अब देखिए, नस की सुरक्षा के लिए कितने घेरे हैं। किसी कारणवश जब वो घेरा टूटने लगता है, दो हड्डियों के दबाव की वजह से, शरीर पे वजन पड़ने की वजह से, आदमी की गिरने की वजह से, लंबे समय तक बैठने की वजह से, तो जो गद्दी है वो नीचे की तरफ खसकती है, और हड्डी के खसकने की वजह से गद्दी जो होती है बीच में जो दबी हुई होती है, तो वो चारों तरफ फैलती है, और फैल करके नस को दबा देती है। अच्छा। नस के लिए जो बीच में दायरा होता है हड्डियों के बीच में, उसकी जो जगह होती है वो 13 से 15 mm होती है। जब वो 13 से 15 mm घट जाती है ना, किसी को 10 हो गई, किसी को, ये सब लोग अपनी एमआरआई, जिन लोगों को अगर रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है उन्होंने अपनी एमआरआई कराई है, तो एमआरआई उठा करके देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 10 mm, 12 mm, 7 mm, 9 mm। ये वो जो गैप है, वो गैप अगर घट जाता है तो उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में नस का दब जाना, या स्लिप डिस्क हो गया, या सैटिका। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये बात ठीक है, देखिए स्ट्रेस तो है ही है, हाँ। लोगों को अपनी ड्यूटी भी करनी है। हाँ। अब वो अपने सिस्टम से तो नहीं बदल सकते, चाहे इसको मजबूरी कह ले या सिस्टम कह ले। तो क्या कोई ऐसा नहीं है कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने शरीर को देखभाल कर सके और इन बीमारियों से बच सके? बिल्कुल। देखिए, हमारी लाइफ स्टाइल में हर किसी माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ज्यादा बड़े हैं, वो अपने बच्चे को समझा सकते हैं, तो माँ बाप को पहले ये सोचना है कि उनकी खुद की लाइफ कैसी है, वो कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और किस तरीके की ड्यूटी कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सरलता से समझिए इसको। मान के चलिए कि आप एक बैंक के कर्मचारी हैं, आपके माँ बाप ने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई और आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और आप एक बैंक के कर्मचारी बन गए। लेकिन हकीकत में सोचिए, सुबह से लेकर के 10 बजे की जॉब से लेकर के शाम के 8 बजे तक में आप अपनी कुर्सी से कितनी बार उठ पाते हैं? तो जो शरीर के ऊपर का भार है, यानी कि कमर के ऊपर का जो भार है, लगातार वो रीढ़ की हड्डी को दबा रहा होता है, और लगातार दबते रहने की वजह से ही रीढ़ की हड्डी में गैप बढ़ता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप लोग जो है अपनी काम के दौरान कभी पानी पीने के लिए, कभी दूसरे काम से इस तरीके की एक्टिविटी करें, थोड़ा बहुत कमर को चलाएं, अपने मूवमेंट को बना के रखें। लगातार एक ही कुर्सी पे तटस्थ होकर बैठना ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसी तरीके से बैंक का जो मैनेजर है, वो
एम्प्लॉय को तो फिर भी फुर्सत मिल जाती है एक बार कमर को झुकाने की। अगर लेकिन यदि हम बात करें बैंक के मैनेजर की, तो बेचारा जिस वक्त कुर्सी से चिपकता है तो वो हिलता नहीं है। तो क्या पढ़ाई आपने इसीलिए की थी? क्या आप पैसा इसीलिए कमा रहे हैं कि आप बीमार हो जाएं? नहीं, आप चाहते हैं कि आप ठीक रहें, तो अपने एम्प्लॉय के साथ साथ अपने, देखिए समय निकालना पड़ेगा, काम भी करना है और पब्लिक का भी ध्यान रखना है। पब्लिक के साथ साथ आप अपनी कमर का ध्यान रखें या अपने इस तनाव का ध्यान रखें, बीच बीच में कुर्सी से थोड़ी देर के लिए उठते रहें। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा श्री भाई साहब, कि जो हमारे मरीज हैं या जो हमारी जनता है, आजकल रिफाइंड पे शिफ्ट है, वो डालडे पे शिफ्ट है, वो वनस्पति घी पे शिफ्ट है, या राइस ब्रान है, दुनिया भर के सारे तेलों पे शिफ्ट है। वो खुद के घर का तेल नहीं खाती, मतलब कि वो तिल का तेल नहीं खाती, वो सरसों का तेल नहीं खाती, या यूं कह रहे जिस जगह वो रहता है उस क्षेत्र का तेल नहीं खाता। तो ये भी बीमारी का एक बड़ा कारण है। हम सभी के शरीर में ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि जो तेल हमारे लिए बना है वो हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी पैदा करता है। जो लोग कहते हैं कि सब तेल खाने से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या कार्डियक की कंडीशन बढ़ जाती है, तो भाई बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो तेल नहीं खाएगा। अगर ऐसा है तो फिर बच्चे को तेल खिलाना बंद कर देना चाहिए आज से। आप देखिए, जिस बच्चे को तेल नहीं मिलेगा वो बच्चा जाकर के 6 से 10 साल में बेकार हो जाएगा। इसलिए तेल शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप तेल खाएं, और संभव हो सके तो कच्ची खाने का, और नहीं संभव हो सकता है तो जो भी तेल है, सरसों का, स्पिलर का है, जिसका भी है, तेल होना चाहिए, ना कि वो रिफाइंड होना चाहिए। रिफाइंड का मतलब है आप कचड़ा खा रहे हैं, तेल नहीं है वो। बहुत अच्छी जानकारी। तेल को खाइए, अपनी कमर को टहलते रहिए, घूमते रहिए, उससे आराम दीजिए, ये बेहतर चीजें हैं। बहुत अच्छी जानकारी। लोग सामान्यतः अपने ही खान पान को स्वयं खराब कर रहे हैं। हाँ, और अपने शरीर के साथ धोखा कर रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं कि तेल खाना चाहिए। तेल खाना चाहिए और मूवमेंट करना चाहिए। सर, खास तौर पे लड़कियां आजकल की, जो ये मान के चलिए 12 ईयर से लेकर के जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, तो स्लिम ट्रिम होने के लिए लड़कियों ने तो तेल 100% बंद कर रखा है। वो बोलती हैं क्या है, चेहरे पे क्या लगाना है, शैम्पू, अपना वॉश करने के लिए आता है, बोलते हैं हाँ फेस वॉश। वो बोलते हैं कि उसको फेस वॉश को लगाना है ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन ना दिखे। ऑयल आपकी पहचान है। आयुर्वेद में एक शब्द आता है ओज। ओज का मतलब होता है चेहरे की चमक। चेहरे पे चमक जब ही आएगी जब शरीर में ओज होगा, जब शरीर में तेल होगा, जब शरीर में न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ये सब पर्याप्त मात्रा में होगा, तो चेहरा चमकेगा। रूखा चेहरा कर लेते हो, फेस वॉश लगा के उसके बाद फिर ऊपर से आप नरिशमेंट लगाते हो, तो क्या फायदा है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिर ग्लॉस ही लगाना पड़ता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो मेरा महिलाओं से तो विनती है कि वो जो ग्लो स्किन है उसको कम ना करे। ग्लो होना ही आपकी खूबसूरती है। तो ये कर बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी। ऐसे एक बात और, जैसे सामान्यतः जनरल लोग कहते हैं साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वो कहते हैं हमें स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? स्लिप डिस्क और साइटिका में क्या अंतर है? देखिए, ये या इसके कारण क्या है? मैं आप ये एक बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि रीढ़ की हड्डी पे एक पैर में जब दर्द आता है तो लोग बोलते हैं कि हमको सciatica हो गया है। लोगों को नहीं पता होता है कि सciatica है क्या। लोगों को ये भी नहीं पता होता स्लिप डिस्क क्या है। देखा जाए तो दोनों बातें एक ही हैं। जो स्लिप डिस्क है वही sciatica है। हाँ, स्लिप डिस्क में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, या sciatica का दर्द 10-15 दिन, महीने भर, 1.5 महीने तक चलता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा पुराना हो रहा है तो हम उसको स्लिप डिस्क में बोलेंगे। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझें हम, कि आप सबने अपने मार्केट से चावल खरीदा होगा, है ना? और चावल कोई 30 रुपए किलो आता है, कोई 50 रुपए किलो आता है, कोई 70 रुपए किलो आता है, कोई 100 रुपए किलो आता है। पर क्या सारे चावल एक हैं? नहीं है। चावल सब है, पर चावल की अलग अलग वैरायटी है। वैसे ही जो sciatica है वो शुरुआती कंडीशन होती है जब पहली बार नस कंप्रेस होती है, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं चिक चले जाना, या चुटकी हो जाना, या sciatica हो जाना। sciatica बेसिकली रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली कुछ खास नसें होती है। जब उस पर दबाव आता है तो हम बोलते हैं कि आदमी को sciatica हो। लेकिन जब गद्दी डैमेज होती है और गद्दी फट के उसके अंदर का फ्लूइड बाहर निकल आता है, या गद्दी सीधे सीधे नस को टच कर जाती है, तो हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। डिस्क अपनी जगह से डैमेज हो गई है, स्लिप कर गई है या दब गई है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो दोनों में खास अंतर ये है।
लोग अक्सर हमें भी फोन करते हैं, सर मुझे sciatica हो गया है, तो मैं 10 डॉक्टर को दिखा चुका, 15 को दिखा चुका, स्लिप डिस्क हो गया है तो ये आप मान के चलिए महीने भर में वो ठीक हो जाएगा, सॉरी sciatica हो गया तो महीने भर में ठीक हो जाएगा। अगर स्लिप डिस्क हुआ है या उसकी कंडीशन sciatica की बढ़ गई है, तो आप उसको sciatica में मान के चलिए, बस वो बढ़ी हुई स्थिति है, और ये जो है अब आपके ठीक होने के, आपकी सामान्य कुछ बोलते हैं नुस्खे कर लेंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे, तो नुस्खे से ठीक होने वाली नहीं है। ये आपको अपने डॉक्टर से इसका परामर्श लेना चाहिए। इसके लिए जांच एक्सरे होती है, एमआरआई होती है और सीटी स्कैन होता है। इसके माध्यम से इस बीमारी को कंफर्म किया जा सकता है और कंफर्म करके इसका इलाज करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति है और उसकी मेमोरी लॉस हुई है, तो इसे किस बीमारी के रूप में देख सकते हैं? सर में उसके भारीपन, दर्द और मेमोरी लॉस हुई है, बेसिकली इसको किस बीमारी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, अगर हम बात आयुर्वेद की बात करें, तो वैसे तो हम लोग इसको जो है आपने कह ही दिया कि भाई मेमोरी लॉस हो रही है या याददाश्त की कमी होना, ये किस नजर से देखें तो आयुर्वेद में जो है मानसिक रूप से जब वात की स्थिति बिगड़ जाती है तो इसको काउंट करते हैं। वात की स्थिति के बिगड़ना का क्या मतलब है? वात का मतलब है नर्वस सिस्टम, जब एक नस का दूसरी नस से तालमेल बिगड़ने लगे, जब एक नस से दूसरी नस तक संवेदनाओं के पहुंचने में दिक्कत आने लगे, तो हम उसको न्यूरो की डिसीज में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर भारीपन की जैसी से बोल दिया, तो आयुर्वेद में बोलते हैं कि इसमें भारीपन शब्द आ गया, मतलब ब्रेन साइड में कफ की स्थिति बिगड़ रही है। पेन हो रहा है तो वात की स्थिति बिगड़ रही है। अगर भूल रहे हैं तो पित्त वहां पे प्रॉपर नहीं है। इन वात, पित्त, कफ, ये तीन ही चीजें बॉडी में जो है बीमारी को लाती हैं, बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। अगर ये डिसबैलेंस है, और सिर का रोगी है, सिर जो है हमारा कफ का स्थान है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी वजह से याददाश्त की कमी हो रही है, यानी कि वहां पे पानी की कमी हो रही है, नसों का रूखापन पैदा हो रहा है, और नसों में अगर रूखापन आएगा तो अंग्रेजी बीमारी में कहे तो ब्रेन एट्रोफी, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, हाथों का कपकपाना, इस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ज्यादा होने पर आदमी को पगलापन या फिर जो है इधर उधर की बातें करना, फालतू की बातें करना, चिड़चिड़ापन, झटके आना और दांत किटकिटाना, डरना, डराना, बहुत ऊंची आवाज में शोर मचाना, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, गांव में तो इस तरह की चीजें, बीमारियां बहुत होती है, लोग अंधविश्वास की तरफ भी लोग इसको लेकर के बढ़ जाते हैं, जबकि वास्तविकता इसकी ये है कि हमें इस पर रुझे, ये हम क्या करें जिससे कि ये ठीक हो सके? आपने जहां शब्द प्रयोग किया अंधविश्वास का, हाँ, क्योंकि आज हम वैज्ञानिक दृष्टि से हर चीज को देखते हैं, विज्ञान की चश्मे से हर एक चीज को देखते हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं कम से कम वो तो इस बात को समझ ही सकते हैं कि अंधविश्वास मतलब जो वहां पे बात आती है भूत की, भूत चिकित्सा, बोले कि कुछ हो गया, फालतू का कोई चढ़ गया, माता जी आ गई, भगवान जी आ गए, आप यही कहना चाहते हैं। देखिए, वैसे आयुर्वेद भी इन सब चीजों को नहीं मानता है, और आयुर्वेद के साथ साथ जो है हमारा मॉडर्न साइंस भी नहीं मानता है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, मरीज को समझाने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी गढ़ी गई, ठीक है, वो एक अपनी जगह पे। लेकिन असल सच क्या है? जो हमने कहा वात, पित्त और कफ, वात दोष यानी कि वायु का दोष, वात मतलब वायु, और वायु अपने आप में एक महाभूत है। महाभूत का मतलब होता है ऐसी ताकत जिसके अंदर सर्वशक्तिमान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके अंदर बहुत असीमित सीमाएं हो, ऐसी ताकत। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। ये 5 महाभूत कहे जाते हैं, जिसमें कि जल, अग्नि और वायु ये हमारे शरीर में चलायमान है, आकाश और पृथ्वी ये स्थिर रहते हैं। इसी वजह से जब वायु की गड़बड़ी होती है तो मानसिक रोग ज्यादा पैदा होते हैं ब्रेन की तरफ। जो अगर सिर में यदि वायु की गड़बड़ी होगी तो वहां पे भूत दिखना, या लोगों का ये कहना है कि भूत आ गए, ये सब सोच पे निर्भर करता है, उस वायु की दुष्टि हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। ऐसे में जो हम लोग पहले के समय में लोग ये करते थे कि फला व्यक्ति को पेड़े चढ़ा दो या पूजा कर लो या पाठ कर लो, इससे हो जाएगा। इससे साइकोलॉजी जो है, हम उसको साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो सामने वाले को प्रसन्न करना जिससे आप पीड़ित हैं,
जब वो सामने वाला प्रसन्न होता है तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, और जो आप फालतू की बातें सोच रहे होते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाती हैं और आपकी बीमारी ठीक होने लगती है। ये स्वतः ही किया जाता है, स्वतः बॉडी ही करती है। साइंस इसको अलग दृष्टि से देखती है, साइकोलॉजी की दृष्टि से देखती है। पुराने लोग अंधविश्वास, झाड़ फूंक, पेड़े चढ़ाना, भगवान को मूर्ति चढ़ाना, ये अपनी जगह पे सही है। आयुर्वेद में एक बात आती है, काय वाल ग्रह ऊर्ध्वान, मतलब कि ग्रह की चिकित्सा भी कही गई है, तो ये वहीं पे चिकित्सा आती है। और अंधविश्वास नहीं है, ठीक करने का एक तरीका है, हम ये कहेंगे। हाँ, आज के डेट में उसको डॉक्टर्स अपने तरीके से ठीक करते हैं, एक बेहतरीन चिकित्सक के माध्यम से इसे ठीक कराना चाहिए, न कि केवल झाड़ फूक के चक्कर में रहना चाहिए। मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। सबसे प्रमुख जानकारी तो ये जो बताया कि ऐसी स्थिति में जब मानसिक रोगी लोग हो जाते हैं, तो मानसिक रोगी होने का प्रमुख कारण है कि हमारे शरीर में कफ और वात का बढ़ना। वात से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब ने जो बताया, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। हमें ये योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए और योग्य डॉक्टर के परामर्श से ही हमें उसका इलाज कराना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शी समाचार पत्र में आए इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।